Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2023 रिलीज्ड एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है यू आर किलिंग मी। कहानी की शुरुआत होती है एक वीडियो क्लिप से जहां हम एक लड़की को देखते हैं च्युइंग गम खाते हुए। साथ में वो उसके रैपर को काट के एक छोटा सा हार्ट शेप भी बनाती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं एक क्लासरूम में जहां एक डिटेक्टिव किसी मिसिंग स्टूडेंट मेलिसा ब्राउन के बारे में तहकीकात करने आए थे। वो पिछले कई दिनों से लापता जो थी। पुलिस का शक था ये कोई नॉर्मल रन अवे केस नहीं है, कहीं कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ। इसलिए वो उसके क्लासमेट से रिक्वेस्ट करने आए थे कि अगर किसी को मेलिसा के बारे में कुछ भी पता हो तो उन्हें जरूर इन्फॉर्म करे। उसी दिन स्कूल खत्म हो जाने के बाद हम उसी क्लास के एक लड़की ईडन को देखते हैं एक ग्रुप को अप्रोच करते हुए। एक्चुअली ईडन एक काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट है और उसका सपना है पेनब्रुक यूनिवर्सिटी में पढ़ना। उसके बेस्ट फ्रेंड ज़ारा को तो चांस मिल चुका है लेकिन उसका नाम अभी भी वेट लिस्टेड है। इसीलिए वो अपने क्लास के एक बैरेट नाम के बंदे से बात करने जाती है जिसके पिता एक कांग्रेसमैन है और उस यूनिवर्सिटी का बोर्ड मेंबर भी। तो अगर उनकी एक रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए तो उसकी तो बात बन जाएगी। लेकिन बैरेट उसे डायरेक्टली मना कर देता है। साथ में ये भी कहता है कि उससे पहले भी और भी कई सारे स्टूडेंट्स ने उनसे यही रिक्वेस्ट करी थी, उसने सबको मना किया है तो ईडन को क्यों हाँ करे। वो अलग थोड़ी ना है, उसे तो वो ठीक से जानता भी नहीं। एक्चुअली इन दोनों की दुनिया इतनी अलग थी कि पिछले कई सालों से क्लासमेट होने के बावजूद कभी ईडन ने उससे बात नहीं करी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज उसे ज़रूरत है और उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है ईडन। इवन बैरेट के पार्टी में भी जा सकती है। उसका प्लान था वहां जाकर बैरेट को इम्प्रेस करके किसी तरह उसके डैड तक पहुंचने का, मगर उसे अकेले जाने में हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड ज़ारा को भी अपने साथ ले जाती है। शाम होते ही ईडन के पिता ज्वेल बैरेट के घर के बाहर उन्हें ड्रॉप कर देते हैं और पार्टी खत्म होते ही उन्हें कॉल करने के लिए कहते हैं ताकि वो उन्हें लेने आ सके। क्लियरली अपने बेटे को लेकर काफी पॉजिटिव थे वो। उनके अंदर जाने के बाद भी काफी देर तक बाहर खड़े रहते हैं। उधर ईडन और ज़ारा घर में घुसते ही केंड्रा मतलब बैरेट की बेस्ट फ्रेंड उनकी फोन ले लेती है। कोई और समय होता तो शायद वो लोग उसी पल घर लौट जाते, लेकिन इस बार उन्हें ये कंडीशन भी मानना पड़ता है। मगर वो लोग एक भी पल जाया नहीं करते। अंदर जाते ही ईडन ज़ारा को भेज देती है बैरेट का भाई गूज को उससे अलग करने और वो खुद जाती है बैरेट से बात करने। वो उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करती है। इवन एक पॉइंट पे तो बैरेट शायद उसका फायदा उठाने के बारे में भी सोचता है, मगर फिर अपने परिवार के रेपुटेशन के बारे में सोचकर कंट्रोल कर लेता है खुद को। कुछ देर बाद पार्टी में एक लड़की आती है, तानिया, जो मेलिसा की बहन थी। उसे शक था ये लोग उसके बहन के डिसअपीयरेंस के बारे में कुछ जानते हैं, स्पेशली ये बैरेट और गूज। तो वो बहुत एक्साइटेड होकर सभी पर चिल्लाने लग जाती है, जिससे बैरेट और गूज दोनों ही काफी ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाते हैं। क्लियरली काफी टेंस्ड दिख रहे थे दोनों। तो ईडन इस बात का फायदा उठाते हुए खुद तानिया को घर ड्रॉप करने की ऑफर देती है बैरेट की गाड़ी में। और उसी गाड़ी में तानिया को एक हार्ट शेप्ड रैपर मिलता है, एग्जैक्टली जैसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में उस लड़की को बनाते हुए देखा था। तानिया कहती है ये उसके बहन का है, वो ही ऐसे कटिंग्स बनाती थी। लेकिन मेलिसा की चीजें बैरेट के कार में कहाँ से आएगी? जवाब शायद तानिया को पता था, तभी तो वो उस पार्टी में गई थी। और उसके बातों से ईडन के दिल में भी कई तरह के सवाल पैदा होने लगे थे। क्या सच में बैरेट और गूज कुछ जानते हैं? उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए ईडन फिलहाल अपने काम पे फोकस करने की डिसाइड करती है। वो अंदर जाती है तो देखती है गूज ने ज़ारा को इतना स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पिला दिया था कि वो अपना होश खो चुकी थी। ईडन उसे ऊपर वाले कमरे में जाकर सुला देती है। तभी वो देखती है ऊपर कुछ लड़कियां फोन यूज कर रही है। मतलब यहाँ रूल सबके लिए सेम नहीं है। जो भी हो, वो ज़ारा को सुलाकर नीचे आ जाती है जल्द से जल्द अपना काम निपटाने। मगर उसे पता नहीं चलता उसी कमरे के बाथरूम में गूज भी है जो ड्रग्स ले रहा है। ईडन नीचे आती है तो देखती है बैरेट अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है मगर जीत नहीं पा रहा। तो ईडन उससे प्रॉमिस करवाती है कि अगर उसने उसे जिता दिया तो बैरेट अपने पिता से उसकी बात करवाएगा। फॉर्चुनेटली ईडन जीत भी जाती है तो बैरेट को भी हाँ करना ही पड़ता है।
ईडन के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, तो वो उसी वक्त ऊपर भागती है ज़ारा से ये खुशी शेयर करने। लेकिन कमरे में घुसते ही वो देखते हैं गूज ज़ारा के पास लेटकर फोन पर कुछ कर रहा है। एक्चुअली ज़ारा को वहाँ बेहोश पड़े देख वो उसके साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहा था जिससे अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर पाए। मगर ईडन को देखकर वो इतना घबरा जाता है कि उसी वक्त बाहर भाग जाता है, अपना फ़ोन लिए बिना ही। इवन उसका कैमरा भी ऑन था। तो ईडन की नज़र उस पर पड़ती है और वो बाकी फोटोज भी चेक करने लगती है। इसी प्रोसेस में एक पर्टिकुलर वीडियो उसके हाथ लगता है जिसमें मेलिसा दिखाई दे रही थी, और ये वही वीडियो था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, और उसे रिकॉर्ड भी उसी दिन किया गया था जिस दिन मेलिसा गायब हुई थी, लास्ट फ्राइडे। तो ऑब्वियसली ईडन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस वीडियो को देखने लगती है और यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। ईडन को पता चलता है उस दिन मेलिसा को बैरेट और गूच ने लिफ्ट दिया था। केंड्रा भी थी उनके साथ। वो लोग उसे बुली कर रहे थे, फोर्सफुली उससे ड्रिंक करवा रहे थे। बेचारी मेलिसा बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। उसे तो लिफ्ट चाहिए भी नहीं था, इन लोगों ने उसे फोर्स करी, और जब उसने घर जाने की जिद करी तो उसे जंगल के और अंदर ले जाया गया। मगर उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने उसके साथ क्या करी, वो और ईडन देख नहीं पाते क्योंकि फोन स्विच ऑफ हो जाता है। चार्ज खत्म हो चुका था। कमरे में तो कोई चार्जर नहीं था, लेकिन ईडन को याद आता है बाहर वो जो लड़कियां फोन यूज कर रहे थे उनके पास चार्जर था। तो वो वही लाने दरवाजा खोलती है और खोलती है उसे दिखाई देता है बैरेट। वो गूच का फोन लेने आया था। काफी डिस्परेट लग रहा था वो। क्यों? वो तो अब तक ईडन भी समझ चुकी थी, लेकिन इनिशियली वो खुद को इग्नोरेंट दिखाती है और कहती है उसे नहीं पता गूच का फोन कहाँ है। जब बैरेट उसे फोर्स करता है तो वो फोन ढूंढने की नाटक भी करती है, मगर उसे अंदर आने नहीं देती। बैरेट भी उसका सारा नाटक समझ रहा था, फिर भी वो शांत रखता है खुद को, क्योंकि उसे लग रहा था जरूर गूच के फोन में पासवर्ड लॉक होगा तो ईडन उसे एक्सेस नहीं कर पाएगी। लेकिन जब गूच कहता है कि वो कोई लॉक यूज नहीं करता, तब उसका असली टेंशन शुरू होता है। उसका, उसके भाई का, इवन उसके पूरे परिवार का फ्यूचर डिपेंड कर रहा था उस वीडियो पर। टेंशन तो होगा ही। वो ईडन को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जिससे फाइनली ईडन ये एक्सेप्ट कर लेती है कि फोन उसके पास ही है और उसने वो वीडियो भी देख लिया है। मगर पूरा नहीं, उसे पूरा देखना है। वो पहले जाने कि मेलिसा के साथ आखिर उस दिन उन लोगों ने क्या किया था, फिर उस कमरे से निकलेगी। वो बैरेट से एक चार्जर की मांग करती है, जिससे बैरेट समझ जाता है सिचुएशन अभी भी हाथ से कंप्लीटली निकला नहीं है। तो वो भी ईडन को उल्टा फोर्स करने लगता है कमरे से बाहर आने के लिए, जिससे होता ये कि ईडन उन्हें डायरेक्टली थ्रेट देती है कि अगर उन लोगों ने अगले 30 सेकंड के अंदर उसे चार्जर लाकर नहीं दिया तो वो चिल्लाएगी और जितना उसे पता है वो सबको बता देगी। अब ये काफी सीरियस थ्रेट था, तो बैरेट और कोई रिस्क नहीं लेता। उसी वक्त नीचे जाकर सभी को घर वापस भेज देता है और म्यूजिक का वॉल्यूम भी फुल कर देता है, जिससे अगर ईडन चिल्लाए भी तो किसी को कुछ सुनाई ना दे। ईडन वॉशरूम के खिड़की से सब देखती है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि मामला सीरियस हो चुका है, यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा उसके लिए। तो वो झट से विंडो सील करती है और बाहर भागती है चार्जर लाने। तब तो वहां कोई नहीं था, मगर उसके निकलते ही कहीं से गूंज उस पर हमला कर देता है। ईडन किसी तरह खुद को कमरे के अंदर लॉक तो कर लेती है, मगर उस चार्जर का प्लग बाहर ही रह जाता है, जिसे बैरेट और केंड्रा पकड़ लेते हैं और इस खींचातानी में वो चार्जर टूट जाता है। मतलब इतनी मेहनत करके भी ईडन उस वीडियो को देख नहीं पाती। उधर बाहर तब तक सभी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में लग चुके थे, तो ईडन एक भारी क्लोजेट लाकर दरवाजे के सामने रख देती है। मगर बैरेट भी कम चालाक नहीं, वो गूंज को वॉशरूम के रास्ते कमरे के अंदर घुसने के लिए कहता है। इधर कमरे में अचानक ही ज़ारा का होश लौट आता है और ईडन उसे कुछ बता पाए, कुछ समझा पाए, इससे पहले ही वो भागती है वॉशरूम की तरफ। उसे उल्टी आ रही थी। तो ठीक तभी जब गूंज बाहर से नॉक करता है, ज़ारा कुछ सोचे समझे बिना ही खिड़की खोल देती है और गूंज अंदर आ जाता है। इवन ज़ारा उसे ये भी बता देती है कि उसका फोन कहाँ है। इससे होता ये कि ईडन को उसे मारकर, उसे बेहोश करके उसे उसका फोन छीनना पड़ता है। उसके बाद वो गूंज को बाथरूम में लॉक कर देती है और इलेक्ट्रिक्यूट करने की कोशिश करती है, जिससे बैरेट डर जाए। लेकिन इससे होता कुछ नहीं, वो उल्टा पूरे घर का पावर कट कर देता है। एक्चुअली उसका सन की दिमाग जितने तेजी से काम कर रहा था वो शायद ही ईडन मैच कर सकती थी।
इवन गूंज का सेंस लौटने पर वो भी यही कहता है कि अगर उन्हें इस घर से जिंदा निकलना है तो बैरेट को वो फोन देना ही होगा, नहीं तो वो पागल सबको मार डालेगा। इवन मेलिसा के केस में भी जो किया था उसी ने किया था। गूंज तो बस उसे घर ड्रॉप करना चाहता था। इन बातों को सुनकर फाइनली ज़ारा को असली बात समझ आ जाती है और ये भी रियलाइज करती है वो कि वो लोग कितने ग्रेव सिचुएशन में फंस चुके हैं। फाइनली ये डिसाइड की जाती है कि वो लोग विंडो के रास्ते बाहर भागेंगे जहां से गूंज आया था। लेकिन उससे पहले वहां केंड्रा आ जाती है और ज़ारा का हाथ पकड़ लेती है। उसके दूसरे हाथ में चाकू था, वो उसे स्टैब करने वाली थी, लेकिन ज़ारा उसे धक्का दे देती है जिससे वो लैडर से नीचे गिर जाती है और उसके हाथ का चाकू उसी के शरीर में घुस जाता है। तब तक ईडन नीचे आ चुकी थी, मगर ज़ारा नहीं। ईडन उसे छोड़कर भाग भी नहीं पाती, तो वो केंड्रा से उसका फोन और फोन का पासवर्ड जानकर फिर से ऊपर भागती है। ठीक उसी समय वहां बैरेट आ जाता है और वो लैडर को हिलाकर ईडन को नीचे लाने की कोशिश करने लगता है। वो तो नहीं आती, मगर केंड्रा का फोन गिर जाता है, मतलब बैक टू जीरो। इतना कुछ करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ, उन्हें फिर से कुछ और प्लान करना होगा। ऐसे में ईडन ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ज़ारा शायद उसका साथ देगी, लेकिन वो तो उल्टा उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वो मेलिसा के लिए अपनी जान खतरे में डालना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर वो फ़ोन बैरेट को दे दे तो वो उन्हें जाने देगा, लेकिन ईडन जानती थी ऐसा नहीं होगा। बैरेट इतने आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, स्पेशली इतना कुछ हो जाने के बाद तो हरगिज़ नहीं। उधर इतने में केंड्रा की हालत खराब हो चुकी थी, बहुत ब्लीडिंग हो रहा था उसके वुंड से, तो वो बैरेट से कहती है उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए, मगर बैरेट ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने दोस्त से ज्यादा उस फोन की जरूरत थी। वो केंड्रा को उसी हालत में छोड़कर बाथरूम की तरफ जाने लगता है और ठीक उसी पॉइंट पे एंट्री होती है ज्वेल की, मतलब ईडन के पिता की। वो काफी देर से उसके कॉल का इंतजार कर रहे थे। फाइनली जब वो कुछ लोगों को पार्टी से निकलते हुए देखते हैं मगर फिर भी ईडन कॉल नहीं करती, तो उन्हें टेंशन होने लगता है और वो खुद ही आ जाते हैं उन्हें ढूंढने। ईडन को उनकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उन्हें कुछ समझा पाए इससे पहले ही बैरेट उन पर हमला कर देता है और ईडन को मजबूर करता है वो फोन उसे देने के लिए। फाइनली जैकपॉट उसके हाथ लग चुका था, तो शायद इसके बाद वो इन लोगों को भी मार डालता उनका मुंह बंद रखने के लिए। लेकिन ठीक इसी वक्त उसके पेरेंट्स श्रॉडर एंड एस्ट्रिड घर लौट आते हैं और सिचुएशन थोड़ा बेहतर होते हुए दिखाई देता है। जब ईडन उन्हें सब कुछ बताती है, वो लोग अपने बेटे को बहुत डांटते भी हैं, लेकिन पुलिस में जाने की बात कोई नहीं करते सिवाय ईडन के। वो बार बार उस वीडियो को पूरा देखने की जिद करती रही, लेकिन बदले में एस्ट्रिड और श्रॉडर उन्हें ललचाते रहे, ऐसे जो हुआ सो हुआ, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके बदले कीमत उन्हें बहुत ज्यादा मिलने वाली है। सारा को एक मोटी रकम की चेक, ज्वेल को अपने कंपनी के लिए एक ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट जिससे उन्हें आने वाले कई सालों तक पैसों की फिक्र नहीं करनी होगी, और ईडन को पेनब्रुक में एंट्री। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे ईडन को खरीदने की, मगर ईडन अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। वो उस वीडियो को देखती है जिससे सभी को पता चल जाता है आखिर ये वीडियो इतना वैल्यूएबल क्यों है। उन्हें पता चलता है उस दिन बैरेट, गूज और केंड्रा कई घंटों तक मेलिसा का पीछा करते रहे। वो बेचारी उनसे बचने के लिए जंगल के रास्ते घर जाने की कोशिश करी, मगर इससे उल्टा बैरेट का गुस्सा बढ़ गया और वो पागलों की तरह उसका पीछा करना स्टार्ट किया। फाइनली एक पॉइंट पे नशे के हालत में उसने मेलिसा को धक्का भी दे दिया और फिर उसके बाद वो और केंड्रा मिलकर उसे एक ब्रिज के ऊपर से पानी में फेंक दिया। वो जिंदा थी या मर चुकी थी वो श्योरली तो पता नहीं था उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं करी। ये वीडियो भी गूज ने मजाक मजाक में ही स्टार्ट किया था, लेकिन ये उनके गुनाह की इतनी बड़ी प्रूफ बन जाएगी वो शायद उसने सोचा भी नहीं था। अगर सोचा होता तो इसे ऐसे ही अपने फोन पे रख नहीं देता। अभी सब कुछ देखने के बाद ईडन फाइनली डिसाइड कर लेती है कि वो इसे पुलिस को दिखाएगी। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, सब कुछ पैसों के बदले खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे वो वापस जाने के लिए उठते हैं उनके कदम डगमगाने लगते हैं, क्योंकि एस्ट्रिड ने ऑलरेडी उनके पानी में ड्रग मिला दिया था जिससे उनका शरीर धीरे धीरे पैरालाइज्ड होने लगा था। मतलब इन एनी केस उनकी मौत तो निश्चित थी। देखते ही देखते सभी सेंसलेस हो जाते हैं और ईडन से वो फोन भी छीन लिया जाता है। कुछ देर बाद जब उसका होश लौटता है, ईडन खुद को गाड़ी में पाती है बैरेट के साथ,
उसके पिता और ज़ारा भी वहीं पर थे, लेकिन बेहोश। बैरेट उसे बताता है कि वो मेलिसा के बारे में पुलिस को बताना चाहता था, मगर उसकी माँ राजी नहीं हुई। सामने इलेक्शन है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि एस्ट्रेड है द मेन कल्प्रेट, वही लोगों को कंट्रोल करती है और अभी वो ही इनसे बाकी का काम भी निपटाती है। पहले तो स्क्रॉटर जोएल को ड्राइविंग सीट पे बिठा के उसके मुंह और कपड़ों पे ढेर सारे अल्कोहल डाल देता है, एज इफ उसने पी रखा है। फिर बैरेट ईटन और ज़ारा को भी बिठा देता है उसके पास और केंड्रा के लाश को डाल देता है गाड़ी के ट्रंक में। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था, एक रिस्क तो अभी भी जिंदा था, गूज। उसका मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो चुका था और वो कभी भी अपना मुंह खोल सकता था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी था। एस्ट्रिड के कहने पर बैरेट अपने हाथों से उसे मार डालता है और फिर उसके लाश को भी ट्रंक में डाल के गाड़ी को फेंक देता है नदी में। पानी में गिरते ही कुछ ही देर में ज़ारा का होश लौट आता है तो ईडन उसे किसी तरह खींचकर जमीन पर ले आती है, मगर अपने डैड को वो कहीं ढूंढ नहीं पाती। इसके बाद थकान की वजह से फिर बेहोश हो जाते हैं वो। उनका शरीर तब भी पार्शियली पैरालाइज्ड था। कुछ देर बाद जब उनका दोबारा सेंस लौटता है, वो लोग बेटर फील करने लगते हैं। ईडन डिसाइड करती है कि वो अपने पिता के मौत का बदला लेगी, तो वो फिर से स्क्रॉटर मैंशन की तरफ ही जाने लगती है। लेकिन इस बार ज़ारा उसके साथ नहीं जाती। उस घर में पहुंचते ही ईटन को बैरेट के डैड दिखते हैं जो न्यूज़ देख रहे थे। पुलिस को वो कार मिल चुकी थी, मगर उनमें से बस 3 लाश ही बरामद हुई थी, 5 नहीं। साथ में उनके वोंट्स देखकर उन्हें यह भी शक होने लगा था कि यह सिंपल ड्रिंक एंड ड्राइव का केस नहीं है, मामला कुछ और है। स्क्रॉटर बस बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि बाकी 2 लाशें कहाँ गए। ठीक तभी ईडन पीछे से उन पर हमला कर दी थी और कुल्हाड़ी से उनका माथा काट डालती है। नेक्स्ट थी एस्ट्रिड की बारी, मगर उससे पंगा लेना भारी पड़ता है ईडन को। वो औरत सिर्फ अपने बेटे की तरह सनकी ही नहीं थे, बल्कि हाथ पैर भी अच्छे चलाती थी। वो उल्टा ईडन को ही चोक करने लगती है, मगर ईडन भी हार नहीं मानती। कायदे से उन्हें पानी में फेंक देती है और फिर इलेक्ट्रोक्यूट करके उनकी जान ले लेती है। बाकी रह गया था बैरेट, जिसने ऑलरेडी घर आकर अपने पेरेंट्स की लाशों को देख लिया था। ईडन उसे बिल्कुल उसी तरह मारना चाहती थी जिस तरह उसने मेलिसा को मारा था। वो कोशिश भी करती है, मगर आखिर में उसका हाथ कांपने लगता है। आखिर वो इनकी तरह स्टोन हार्टेड जो नहीं थी। और ठीक इसी बात का फायदा उठाता है बैरेट। वो उसे शूट करने जाता है, लेकिन ठीक तभी कहीं से ज़ारा आकर उसके माथे पर वार करके उसे मार डालती है। उसने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा था, वो तो पुलिस को इन्फॉर्म करने गई थी। फाइनली हमें बैकग्राउंड में पुलिस कार की सायरन भी सुनाई देती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये बेसिकली एक रिवेंज प्लस सर्वाइवल थ्रिलर है। काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। मुझे तो काफ़ी पसंद आई। बस लास्ट में उस फोन का क्या हुआ, पुलिस को वो वीडियो मिली या नहीं, ये अगर बता देते तो अच्छा होता। उसी के लिए तो इतना कुछ। ओवरऑल इट्स अ थ्रिलिंग राइड, वन टाइम वॉच के लिए तो परफेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।